नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है कि वीडियो में। अभी आज के वीडियो में राजू जी हमारे साथ नहीं है बिकॉज वो किसी काम के लिए कहीं गए हुए हैं। तो मैंने सोचा हमारा वीडियो आना चाहिए और आज मैं आप लोगों के साथ रहूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी मार्केट में एक्चुअली क्या लग रहा है। तो देखो, आपको अगर याद होगा लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी तब राजू जी ने बताया था कि मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मार्केट और नीचे जा सकता है। और हम लोग ने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट और अच्छा गिर भी गया है और ऑलमोस्ट 25,000 के लेवल पे आ गया है। तो हम हमारा वीडियो जो है ना, जो हमारा कंपैरिजन वाला चीज़ है उससे पहले शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अभी मार्केट में ऐसे वीक मार्केट में अभी कौन से सेक्टर अच्छे हैं और कौन से स्टॉक अच्छे हैं जहां पे हमें चांस मिल सकता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले हम लोग सबसे पहले ये कर लेते हैं कि भाई निफ्टी का कंपैरिजन जो है वो गोल्ड के साथ, यूएसडी आईएनआर के साथ, जीएस कंपोजिट के साथ, सबके साथ कंपैरिजन में देख लेते हैं। और ये जो चार्ट आप लोग देख रहे हो ना, ये अभी फिलहाल यहाँ पे तो ऑब्वियसली निफ्टी का चार्ट है। इसके पास निफ्टी डिवाइड बाय मतलब निफ्टी कंपेयर टू गोल्ड है, गोल्ड कंपेयर टू निफ्टी, और फिर यूएसडी आईएनआर कंपेयर टू निफ्टी और जीएस कंपोजिट कंपेयर टू निफ्टी। तो अभी देखो इसमें आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि जो हमारा इक्विटी मार्केट है, जो हमारा निफ्टी है, वो अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। और गोल्ड, खैर गोल्ड ने तो 2-3 हफ्ते पहले ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। बट ये वीक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो दूसरी एसेट क्लास है जैसे यूएसडी आईएनआर, मतलब हमारा रुपया वीक हो रहा है और ये मार्केट में अच्छी बात नहीं है। और ये जीएस कंपोजिट का भी देखोगे तो उसमें भी एक बहुत बड़ा एंकर कॉलम बना है। तो अब देखो ये चार्ट देख के अभी हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये चारों असेट क्लास को देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई अभी हमारा जो इक्विटी क्लास है वो खराब हो रहा है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वीक में हम लोग यहाँ पे थे और ये लेवल के पास हम लोग बात कर रहे थे। तब राजू जी ने ये बोला भी था कि 25,600 का डी स्मार्ट का एक लेवल है, सपोर्ट लेवल है। और आप देख सकते हो कि ये वीक में डी स्मार्ट भी जो है वो नेगेटिव हो गया है और एक बड़ा रेड एंकर कॉलम बना। और उसके बाद उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो कि फॉलो अप भी आ गया है। अभी मैं ये चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूंगा और अगर आपको याद होगा तो राजू जी ने लास्ट वीडियो में एक आपको बताया था कि भाई जो ये रेड एंकर कॉलम बना था उसका एक एक्सपेक्टेड नीचे का जो लेवल ओपन हुआ है ये रेड एंकर कॉलम बनने, बेरिश एंकर कॉलम बनने की वजह से, तो वो था 25,082। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलमोस्ट ये वीक में मार्केट 25,000 के पास तो आया ही है। इसकी क्लोजिंग समवेयर अराउंड 25,050 के पास हुआ है। तो एक तरीके से अगर हम हमारा एंकर कॉलम का कंजर्वेटिव टारगेट देखें तो वो ऑलरेडी अचीव हो गया है। बट यहाँ पे और एक बैड ये न्यूज़ है कि भाई अभी डी स्मार्ट भी नेगेटिव हो गया है, एज वेल एज एक और एंकर कॉलम बना। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल बॉटम सेल भी बना था और वापस से यहाँ पे भी एक कंफर्मेशन या फिर आप बोल सकते हो कि फॉलो अप आया है। तो ये चार्ट देख के एक आइडिया तो हम लोगों को कंफर्म आ ही रहा है कि भाई अभी इक्विटी मार्केट में थोड़ा प्रेशर है कंपेयर टू जो अदर कमोडिटी है जैसे गोल्ड और सिल्वर है, वहाँ पे अच्छा मार्केट चल रहा है। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर भी मार्केट से ज़्यादा परफॉर्म करने लगा है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस। अभी देखो, एक तरीके से जो ये बेरिश एंकर कॉलम बना था उसका एक कंजर्वेटिव टारगेट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव हो गया है। और अगर अगर आप यहाँ पे नॉर्मल वर्टिकल काउंट लगाते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो वो लेवल आता है 24,488 का, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सपोर्ट भी दिखने मिलेगा। बट खैर अभी फिलहाल हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि भाई मार्केट अभी हमारा प्रेशर में है, हमें हमारी पोजीशन साइज को बहुत अच्छी तरीके से संभालना चाहिए। क्योंकि जनरली ख़राब मार्केट में अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में ओवर पोजीशन कर लिया है तो आपका लॉस और ज़्यादा हो सकता है। तो हमेशा आपकी पोजीशन साइजिंग आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, पहले ये देखते हैं कि भाई लास्ट वीक में कौन से सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया है, कौन सा परफॉर्मिंग सेक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आर जोन में आके यहाँ पे टेबल में जाके परफॉर्मेंस टेबल ऐड करता हूँ, वहाँ पे मैंने ऑल सेक्टर डाल दिया है और फिर मैंने स्कैन किया। तो मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है कि भाई
लास्ट वीक में परफॉर्मिंग सेक्टर तो कोई नहीं है, बट एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो जैसे अंडर परफॉर्मिंग जो था वो था निफ्टी रियलिटी, वो ऑलमोस्ट 11% गिरा। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल वो ऑलमोस्ट 6.5%। फिर कैपिटल मार्केट। तो अगर इतने सारे सेक्टर के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे तो एफएमसीजी, मेटल, एमएनसी, सीपीएससी, फार्मा, आईटी, प्राइवेट बैंक, ये सारे जो है कंपैरेटिवली कम गिरे हैं। और वैसे भी आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 के ऊपर जो भी है वो एक तरीके से परफॉर्मिंग सेक्टर ही है। तो देखो लास्ट वीक भी हमने बात की थी और उससे पहले भी हम लोग बात कर रहे हैं कि मेटल परफॉर्म कर रहा है, आईटी परफॉर्म कर रहा है, प्राइवेट बैंक हो गया, जो मिड एंड स्मॉल कैप बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक हो गए, वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि गिरने में भी वो कम गिर रहे हैं, तो एक तरीके से इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी स्ट्रांग है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं जो हमारा नॉर्मल एक्सरसाइज है ये मैट्रिक्स वाला। तो भाई मल्टी टाइम फ्रेम में अल्टीमेट मैट्रिक्स रैंकिंग हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये आर जोन में एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप ऑल सेक्टर डालते हो और स्कैन करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक दिखेगा स्कोर दिखेगा 0.25, 1% और 3% में। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पॉइंट एंड फिगर नहीं भी आता ना तो भी आप एक नॉर्मल चीज़ समझ लीजिए। 0.25 मतलब हो गया शॉर्ट टर्म, 1% मतलब हो गया मीडियम टर्म और 3% मतलब हो गया लॉन्ग टर्म। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई लास्ट वीक में शॉर्ट टर्म में कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टोटल 47 सेक्टर है। अब इसमें क्या होता है ना, हर एक सेक्टर मतलब फॉर एग्जांपल मेटल एक दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर होता है, समझो पीएसयू बैंक से। तो अगर मेटल ने पीएसयू बैंक को आउट परफॉर्म किया है तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा, और अगर परफॉर्म नहीं किया है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, नो पॉइंट। तो उस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे 47 सेक्टर में से मेटल को शॉर्ट टर्म में 46 पॉइंट्स मिले हैं, और उसके बाद सीपीएससी, एफएमसीजी, एमएनसी और आईटी और फार्मा भी आप बोल सकते हो। बट अगर आप मीडियम टर्म में देखोगे अगेन मेटल आ रहा है, बट यहाँ पे देखो सेकंड में आईटी आ गया, पीएसयू बैंक आ गया थर्ड में। अगर आप लॉन्ग टर्म में बोलोगे मतलब ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम में तो अगेन यहाँ पे मेटल आ रहा है, फिर पीएसयू बैंक, मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो और आईटी। तो अगर हम टोटल करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल को तीनों टाइम फ्रेम में हाई स्कोर मिला है, फिर आईटी है, फिर कमोडिटी है, फिर पीएसयू बैंक है। तो अभी देखो हमें क्या करना है ना, हमें हमेशा अच्छे और स्ट्रॉन्ग सेक्टर के अंदर ही ट्रेड रखना है हमारा। भले आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो या एक पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो या आप लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट्स ढूंढ रहे हो, मैं आपको अच्छे से बोल सकता हूँ कि ये जो सेक्टर है ये मार्केट में अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको इसी सेक्टर में से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। समझो कल उठ के अगर मार्केट ने वापस से रिवर्स हो गया, मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई, मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा, तो ये सेक्टर के स्टॉक सबसे ज़्यादा पहले भागेंगे। तो मैंने क्या किया है, मेटल, आईटी और पीएसयू बैंक में हम लोग ने ये सेम स्टडी को हमने क्या किया, यहाँ पे आए मैट्रिक्स में आए, अल्टीमेट मैट्रिक्स रैंकिंग लगाया और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल सेक्टर की जगह पे मेटल कर दिया और मैंने उसको स्कैन कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो मेटल में टोटल 15 स्टॉक है, जो इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स है उसमें। तो आपको यहाँ पे उसका रिजल्ट मिल गया। अगेन मैं आपको वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे भी सेम लॉजिक है। तो मैंने क्या किया ना, टोटल स्कोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई नेशनल एल्यूमिनियम, एपीएल अपोलो, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को, ये सारे स्टॉक मेटल इंडेक्स को भी अच्छा लीड कर रहे हैं। मतलब मेटल इंडेक्स तो स्ट्रांग है ही, बट उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टॉक स्ट्रांग है वो ये स्टॉक है। अगर मैं सबसे कम स्टॉक जिसको मार्क्स मिला है, आप देखो अदानी एंटरप्राइज, लॉयड एसएमई है, एनएमडीसी है, वेलकॉप है, जिंदाल स्टेनलेस स्टील है। अभी आप ये स्टॉक को, आप यहाँ पे देखो अदानी एंटरप्राइज को तो सिर्फ 1 मार्क्स मिला है, वो भी लॉन्ग टर्म में, मतलब ये कहीं पे भी आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट आप ये मत देखो कि कौन से स्टॉक में रहना चाहिए, एटलीस्ट ये एक्सरसाइज से आपको ये आइडिया आ जाएगी कि कौन से स्टॉक में नहीं रहना चाहिए, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर आप नेशनल एल्यूमिनियम का चार्ट देखना चाहते हो, देखो आप यहाँ पे बहुत सारे टाइप के चार्ट देखना सकते हो। आप कैंडल स्टिक देख सकते हो, पॉइंट एंड फिगर देख सकते हो, रैंको देख सकते हो, कागी देख सकते हो, हाइकेन एशी देख सकते हो। अभी मैं अगर कैंडल स्टिक में इसको ओपन करता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, मैं एक बार के लिए वीकली टाइम फ्रेम में ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखो
आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 259 पे हुआ था और ये कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रहा है ये स्टॉक। अभी अगर यही सेम स्टॉक को मुझे पॉइंट एंड फिगर में देखना है तो मैं यहाँ पे देखूंगा, और अभी ये जो चार्ट खुला है, अगर हम लोग पॉइंट एंड फिगर में परसेंटेज की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 0.25 इंटू 3, मतलब ये आप समझ लीजिए 0.25 अगर हम देख रहे हैं ना परसेंटेज, तो ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम का देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो कि मल्टीपल बुलिश एंकर कॉलम बन रहे हैं, जैसे हम लोग कैंडल स्टिक में बोलते हैं ना मारुबुजू कैंडल, तो एक तरीके से पॉइंट एंड फिगर में ये बुलिश एंकर कॉलम होता है। अब एंकर कॉलम बनने के बाद अगर हमें डबल टॉप बाय का एक सिग्नल मिलता है तो वो अच्छा होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक अच्छा कंटिन्यूसली सिग्नल, मतलब बाय सिग्नल जनरेट हो ही रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी ये स्टॉक में बेरिश पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर आप एपीएल अपोलो को भी देखोगे तो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, एक ही एंकर कॉलम बना था, उसके बाद कंटिन्यूसली थोड़ा सा ये कूल डाउन किया था और वापस से एक फॉलो अप दिया है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक अच्छा सेक्टर या अच्छा स्टॉक आपके हाथ में होता है ना, तो जब आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो या आप जब उसको पता लगाते हो तब वो ऑलरेडी चल चुका होता है। फिर आपको क्या करना है, जस्ट वेट करना है, और जब वो अपना नेक्स्ट फॉलो अप देगा, फॉलो थ्रू देगा, तब उसमें हमें एंट्री मारनी है। वैसे फॉलो थ्रू के ऊपर मैंने और राजू जी ने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, आई गेस आपको मंडे ये वीडियो मिल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो ये था मेटल सेक्टर। वैसे ही आईटी में आप देखो जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है, अगर मैं सबसे खराब स्टॉक देखूँ तो कोफोज, विप्रो और एम्फोसिस है, और अगर मैं टॉप परफॉर्मिंग की बात करूँ तो वो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ओएफएसएस है। अभी अगर आप टेक महिंद्रा का ये कैंडलस्टिक में भी चार्ट देख सकते हो। अगर आपको पॉइंट एंड फिगर में देखना है तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, और आप यहाँ पे देखो टेक महिंद्रा में कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बुलिश एंकर कॉलम बना था, फिर यहाँ पे बना, फिर अभी भी बना है। अब इसका फॉलो अप बाइंग आएगा तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है, और क्या पता ये फॉलो अप बाइंग तब आए जब मार्केट स्टेबल हो जाए। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, अगर मार्केट स्टेबल हो गया और जो ऑलरेडी अच्छे स्टॉक है उसमें भी स्ट्रेंथ पहले आ जाएगी, तो ये आपको एक फ़ायदा दे सकता है। वैसे ही अगर हम लोग पीएसयू बैंक में देखेंगे तो सबसे खराब परफॉर्मेंस है जो पीएनबी, पीएसपी, आईओबी, सेंट्रल बैंक ये सारे दे रहे हैं। सबसे अच्छे परफॉर्मिंग है महाराष्ट्र बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक। तो ये तरीका होता है हमारा एक राइट सेक्टर और राइट स्टॉक ढूंढने का, और यहाँ पे हमने कोई भी अंदाजे से काम नहीं किया है। पूरा डेटा हमें बता रहा है कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है और कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, मैं एक बार आप लोगों को ब्रेथ का भी चार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था तो राजू जी ने हमें ब्रेथ का चार्ट दिखाया था, और अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें याद होगा राजू जी ने ये बोला था कि ब्रेथ में अभी क्रॉस ओवर आ रहा है। तो अभी क्या हुआ है वो आके हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ पे भी मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखा दूंगा कि ये हम कैसे देखना चाहिए। देखो अभी आपको याद होगा 16 मेरे ख्याल से 16 जनवरी को एक अपना फ्राइडे था, और फिर हमने वीडियो बनाया था जो आपने मेरे ख्याल से 17 को देखा होगा। अब यहाँ पे देखो, तब यहाँ पे ब्रेथ का ये क्रॉस ओवर आ रहा था, राइट, और तभी ब्रेथ क्या था, आप मैं जब भी बोल रहा हूँ ब्रेथ क्या था तो आप ये वैल्यू को चेक करना, ठीक है। तभी ब्रेथ था 46 का और एवरेज वैल्यू था 44 का। बट देखो वहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ नहीं, इनफैक्ट वो मार्केट वहाँ से और नीचे आ गया, और अभी वापस से आप यहाँ पे देखोगे करंट वैल्यू ब्रेथ की अभी चल रही है 26, और एवरेज वैल्यू समवेयर अराउंड 34 की है। तो अब देखो ये देखना हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ तो जैसे अगर आप लोग आरएसआई फॉलो करते हो, 70 के ऊपर जनरली सब लोग बोलते हैं ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड होता है। वैसे आरएसआई का एक्चुअल वर्क वो नहीं होता है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला जनरली 70 के ऊपर तो आरएसआई में मतलब स्टॉक में और स्ट्रेंथ आती है। बट यहाँ पे समझाने के लिए जनरली ऐसा होता है कि अगर ब्रेथ वैल्यू 25 के नीचे आती है ना, तो वो एक एक्सट्रीम सेल जोन में आ गया है, और अगर समझो ये ऊपर में 75 के ऊपर जाता है तो वो एक्सट्रीम बाय जोन में आ गया है। अगर आप इसको देखोगे, मैं थोड़ा सा डेटा और पीछे लेके दिखाता हूँ। आप देखो जब भी ये एक्सट्रीम सेल जोन में आया है, देखो यहाँ पे लास्ट टाइम वो आया था अगस्त मंथ में, तभी इसकी 24th ब्रेथ वैल्यू हो गई थी। वैसे होने के लिए ब्रेथ वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट मैं आपको सिर्फ एक एवरेज रेंज बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ब्रेथ वैल्यू क्या थी, 18 की थी,
और यहाँ पे कितनी थी, ऑलमोस्ट 16 की थी। तो अभी ये आप बोलोगे विजय भाई ये ब्रेथ वैल्यू देखने का फ़ायदा क्या, आप मुद्दे की बात करो। ब्रेथ वैल्यू देखने का फ़ायदा ये है कि भाई अभी हम लोग वो जोन में हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट नई निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं होगा अगर आप करते हो तो। और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, समझो एक्सट्रीम जोन के पास अगर ये एक बुलिश क्रॉस ओवर करता है ब्रेथ और एक पॉजिटिव कैंडल के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि शायद मार्केट अब यहाँ से घूमेगा। तो ये था हमारा आज का ये पूरा एनालिसिस। मैंने सोचा कि भले आज राजू जी अवेलेबल नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ पूरा एनालिसिस कर देता हूँ। और आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैंने एनालिसिस ठीक किया या नहीं किया। अभी पॉइंट एंड फिगर के लिए थोड़ा मैं भी नया हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, बट मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल वे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है वो बता दूँ। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। जब हम लोग ने लास्ट वीडियो बनाया था तब हमारा जो मंथन करके जो एक ऑफलाइन इवेंट है वो अहमदाबाद में हो रहा था। अभी हमारा एक जयपुर में आने वाला है 7 फेब को। तो अगर आपको हमारे जयपुर वाले इवेंट में आना है और हमसे मिलना है, वहाँ पे राजू जी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, ब्रिजेश भाई एक हाइक एंड वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट की है वो बताने वाला हूँ, प्रशांत जी बताने वाले हैं कि आप कैसे मोमेंटिफाई को यूज़ करके एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्ट्रैटेजी बना के उसको बैक टेस्ट करके रन कर सकते हो ऑटोमेटेड पूरी तरीके से। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी है तो आप हमें जयपुर में मिल सकते हो। और आप सारे लोग बहुत सारे कमेंट लिखते हो कि ये सिटी में आइए, वो सिटी में आइए, धीरे धीरे हम सारी सिटीज़ को कवर करेंगे, उसके लिए आप चिंता मत करिए। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जो भी मैंने बोला एंकर कॉलम, डबल बॉटम, डबल टॉप, अगर उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है तो उसकी वीडियो लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। उसमें हमने डिटेल में समझाया है कि ये सारी चीज़ क्या होती है। तो नेक्स्ट टाइम आपको एनालिसिस करने के टाइम पे मैं जब एंकर कॉलम या डबल बॉटम बाय, डबल बॉटम सेल या डबल टॉप बाय बोलूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो के लिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।